दिस इज केमिस्ट्री पॉइंट और आज मैं बात करूंगा आपके बेसिक्स केमिस्ट्री की, जो कि आपको 11th के इनिशियल क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा बेसिक्स में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा होगा, जो टॉपिक है वो मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्या होता है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास ऑफर्स रेसिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। तो स्टार्ट करिए, आज का डेट लिख लीजिए और चीज़ों को पेन पेपर लेके रेडी रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर की। तो स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ मैटर। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, जल्दी से करिए। नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहली बात तो हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupy a space having mass offers resistance and which can be felt by our organs called matter, है ना। अब जैसे बात करते हैं, अगर हवा भी है तो आप वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसके बाद वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और साथ ही साथ उसे हम अपने ऑर्गेन्स से फील भी कर सकते हैं। अगर हम पंखा अगर हम चला रहे हैं तो वो जो उसकी जो हवा है उसे आंख बंद भी करते हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ऑलराइट, फिर आती है बात कि मैटर तो सर ये हो गया और ये पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, ठीक है। अब आता है बात कि इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लासिफाइड दो तरीके से हम लोग कहते हैं, है ना। तो इसको क्लासिफाइड फर्स्ट में हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा किस बेसिस पे होगा, तो आप लोग जानते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सर दो तरीका है यहाँ पर, कौन कौन? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का है और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको मैं बता दूं कि आपको केमिस्ट्री में इस फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना है 11th में और केमिकल क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक देंगे अभी का फर्स्ट वाला, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर 11th के स्टूडेंट्स हैं तब तो कहोगे कि सर ये तो 8, 9, 10 में पढ़ लिए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमने बेसिक्स से स्टार्ट की केमिस्ट्री की ABC से, तो यहाँ से हम लोग इसके केमिस्ट्री के ABC को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। आ रही है आवाज सब लोगों को? चलो
तो अब इसमें जब फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब कि अगर हम लोग मैटर की बात करते हैं तो मैटर मेनली 3 स्टेट में होता है फिजिकल स्टेट में। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। और फर्दर इसको अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इसी को प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अब ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है ना, ये तीनों के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो आएगा सबसे पहला पॉइंट वो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, है ना। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट, मैटर्स मैटर इज classified into 3 categories, मेनली 3 कैटेगरीज। ऐसे तो ये 5 है लेकिन मेनली हम लोग 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड्स और तीसरा यहां पर हो जाएगा हमारा गैसेस। आप देख पा रहे होंगे कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होगा, क्या कहोगे, सॉलिड किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे विच हैव डिफरेंट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों कैसा हो, डिफिनिट हो। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ये मार्कर आज इस सिलेंड्रिकल है तो कल भी यह सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई लकड़ी जो है वो स्क्वायर, लकड़ी का ब्लॉक है वो स्क्वायर में है, शेप में है, तो वो स्क्वायर शेप में ही रहेगा। रेक्टेंगल शेप में है तो वो रेक्टेंगल शेप में रहेगा। और ऐसा कब तक होगा सर, ऐसा तब तक होगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। तो लिक्विड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, छोटा छोटा क्लासिफिकेशन करते चले जाते हैं। लिक्विड्स के बारे में विच हैव डिफरेंट वॉल्यूम, different volume but do not have different shape, but do not have different shape। शेप डिफरेंट नहीं होगा, शेप चेंज होते रहेगा। अब पानी को अगर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है। पानी को अगर आप पतीले में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। पानी को अगर आप कटोरे में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा। लेकिन अगर उसका क्वांटिटी फिक्स है तो अगर 1 लीटर आप लेकर आए हो तो वो 1 लीटर का फिक्स रहेगा उसका वॉल्यूम, लेकिन उसका शेप जो है वो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गैस के लिए तो नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर शेप, सीधे कहेंगे विच हैव
neither fixed volume nor shape। ना इसका वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही इसका शेप फिक्स होगा। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए, एक छोटा सा लिखेंगे नहीं उतना, आप लोग यहां से कंप्लीट करना। अगर आपको कहा कि बताइए जो सॉलिड होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, है ना, तो सॉलिड जो होगा ना सर, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा वह एकदम वेल शेफ्ड, मतलब अच्छे से अरेंज्ड होगा। पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अच्छे से अरेंज्ड होंगे और वह एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। लेकिन लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे और उसका अरेंजमेंट भी सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इरेगुलर होगा। बट अगर गैस की बात करते हैं तो इसका शेप, वॉल्यूम, सारा चीज वो क्या होगा, इरेगुलर ही होगा। बात समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो इरेगुलर होगा जिसके कारण अब यह जो है रूम में कर दो, तो अगर यहाँ पर अगर गैस, अगर कहीं गैस रूम में ऐसे लीक करता है तो वो क्या होता है, एक रूम में लीक करता है अगर आपका एलपीजी, तो दूसरे रूम तक उसका स्मेल चला जाता है। इसका मतलब वो एयर के साथ मूव कर रहा है ना। तो उसमें कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में डाल दो वह उसी शेप का हो जाता है, उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। ठीक है ना। अब इसमें और कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों पर तो थोड़ा सा इसको हम नहीं बता देते हैं। इसे मान लो यहाँ पर 3 ब्लॉक हम लोग आपको बता रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये यहाँ पे गैस। चीज़ें बहुत सारी है इसमें पढ़ने को, लेकिन हम लोग जो कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखो अब सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए किस तरह का है। आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, देखो सबको दिख रहा है। एक दूसरे के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से एकदम से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से एकदम से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड। लेकिन इसी जगह पे लिक्विड होगा, वो कैसा होगा, उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े क्या है, कम है। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इसमें तो और पार्टिकल्स कम होंगे, यानी कि इसमें पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। अब सॉलिड है तो सॉलिड किस टाइप का है, ठीक है, एटम में है, मॉलिक्यूल है, आयन है। तो अट्रैक्शन फोर्स की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें कहेंगे हाई इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, शॉर्ट में फोर्स, है ना, सबसे ज्यादा हाई सॉलिड में। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड में हो जाएगा क्या, इंटर पार्टिकुलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लेस देन सॉलिड। तो यहां पर जो होगा तो क्या लिखेंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, कम हो जाएगा। और इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीस्ट, यानी कि सबसे कम होगा। तो देखो सबसे ज्यादा इसमें, सबसे कम इसमें, और उससे कम इसमें, और सबसे कम क्या हो जाएगा, गैस में। और अगर सर यहाँ पर हम बात ऐसे करें कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप भी है, दिख रहा होगा। अगर उसका एक आप कह सकते हैं एक स्फेयर में है तो वो थोड़ा सा क्या होगा, गैप भी होगा उसके बीच में। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन पार्टिकल्स उतने ही नजदीक और वॉइड्स उतने ही कम। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन पार्टिकल्स उतने ही नजदीक, वॉइड उतने ही कम। अगर हम बात करेंगे लिक्विड की तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज्यादा, यानी कि वॉइड जो हो जाएगा वो ज्यादा, और इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वहां पर क्या होगा? कम। अब सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? गैस में। गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर, तो उसमें लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम, और उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहोगे या वॉइड कहोगे वो क्या होगा? सबसे ज्यादा। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं इससे आगे की बात करता हूं। ठीक है, चलो। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर एक मैटर की बात करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। मैंने शॉर्ट में डिफरेंट लिखा। मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट में भी जा सकता है। कैसे? इसे मान लो कि अगर ऐसे वाटर की बात करते हैं, पानी बहुत ही अच्छा सब्सटेंस और सब जगह यह उपलब्ध भी है। तो अगर यह जो होगा वाटर वो सॉलिड के फॉर्म में भी होगा कि नहीं? सब लोग जानते हैं H2O के फॉर्म में। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, क्या करेंगे? तो सर इसको हीट करेंगे। जब ये हीट करेंगे तो ये बर्फ जो है वो पिघलेगा, और पिघलेगा तो वो क्या बदल जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड से चेंज कर गया किस में? लिक्विड में। कब? जब हम उसमें एनर्जी दिए, टेम्परेचर दिए, हीट उसमें दिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज किया। अगर मान लो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। फिर मैंने क्या किया कि फिर टेम्परेचर इसको ऐसे करके बढ़ाया। अब इस लिक्विड को हीट किया तो यह लिक्विड चेंज हो जाएगा किस में? तो यह चेंज हो गया सर गैस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपका गैस। अब देखो, इसको अगर यह गैस है, इसको ठंडा करें, है ना, इसको लिखे कूल, यानी कूल किए, ठंडा किए। ठीक है, तो यहां पर जब कूल करेंगे यानी कि एनर्जी उससे निकालेंगे, यानी कि वहां से एनर्जी निकालेंगे। अगर देखो यहां पर हीट दे रहे हैं तो डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं इसके लिए, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा निगेटिव वाला। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या किए? कूल। जब इसको कूल किए तो यहाँ पर निगेटिव हो गया और यहाँ पर निगेटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हीट देंगे तो डेल्टा पॉजिटिव, ठंडा करेंगे हीट निकालेंगे तो डेल्टा नेगेटिव। अब देखो H2O तो सेम ही है, लेकिन वह क्या हो रहा है? अलग अलग स्टेट में चेंज कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। अच्छा, ऐसा क्या होता होगा कि वो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया और लिक्विड से वो गैस हो गया। तो जैसे ही अगर सॉलिड में है तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और उसके बाद अगर हम उस पर हीट करेंगे तो एनर्जी के कारण जब हीट देंगे उसमें, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। और मूवमेंट करने का मतलब पार्टिकल्स में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें मोशन होगा, और मोशन के कारण वह एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और इसके बाद वो लिक्विड बन जाएंगे। और फिर जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया कि एक मैटर जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं
मेटल्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, आगे आने वाले समय में और भी चीजें आप पढ़ेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं, बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो कहता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम लोग केमिकली किस किस कैटेगरीज में करते हैं। तो आप लोग नाम सुने होंगे, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, इन सब चीजों की। तो हमारा बात करेंगे उन्हीं सब चीजों की। तो इधर हम लोग लिखेंगे प्योर सब्सटेंस और दूसरी तरफ हमारा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। क्या क्या होगा? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। दुनिया में तो सर दो ही तरह की चीज ना होगी, या तो एक प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। तो इसको हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में कहा। इसी को इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर यहां पर यूज कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस? लिखिएगा, प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखिएगा, प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखिए, है ना। दो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, दो सब्सटेंस which is made up of only one type of particles is called pure substance, is called pure substance। अर्थात दो substance which is made up of only one type of particles is called pure substance। केवल एक टाइप पार्टिकल्स के केवल एक टाइप से मिलकर बनता हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ओनली वन टाइप पार्टिकल्स। वन टाइप पार्टिकल्स का मतलब लोहा अगर हम बात करेंगे तो लोहा के अंदर सिर्फ लोहा का ही पार्टिकल हम लोग देखेंगे, प्योर अगर फॉर्म में है तो, है कि नहीं। कॉपर होगा तो कॉपर में कॉपर के ही एटम होंगे, है ना। मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम के ही एटम होंगे। इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं, अब देखो इस हाँ, अब हम बात करते हैं इस प्योर सब्सटेंस की। तो सर इस प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने जिस कैटेगरी में बांटा है, तो इसको हम लोग दो तरीके से, एक हम लोग रखेंगे एलिमेंट और एक लिखेंगे कंपाउंड। तो इसको हमने लिखा एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा लिखा इसका कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा, यानी कि सर प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और यहां पर इम्प्योर सब्सटेंस, तो पहले हम इसको ही पढ़ेंगे, पहले इम्प्योर सब्सटेंस का रह गया उसको कर देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेस which is made up two or more than two types of particle, है ना। तो यह दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर या मिक्सचर। अब इसी मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आप डिफाइन कर डिफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखो एलिमेंट की बात करेंगे, लिखिएगा द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इसका लिखिएगा द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which can neither be decomposed nor formed from simpler substances, which can neither be decomposed nor formed from simpler substances। ठीक है, यानी कि एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस होता है जो कि आप जैसे मान लो लोहे का छड़ है, उसको कितना भी टुकड़ा करेंगे तो वो हर एक टुकड़ा क्या होगा, आयरन का ही पीस रहेगा। तो ये सब हम कह सकते हैं कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, और जो कि ना तो जिसको आप दूसरे सब्सटेंस के नेचर वाले सब्सटेंस में डिकम्पोज कर सकते हैं, और ना ही काटने के बाद उसका नेचर भी चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट का डेफिनेशन याद रहेगा, अब कंपाउंड के डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल लिखना है एलिमेंट का तो लिख लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, सल्फर, आयरन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं जो आप लोग एलिमेंट के बारे में तो पढ़ते ही है ना। 115, 118 एलिमेंट तो आपके पीरियोडिक टेबल में ही है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब तो एलिमेंट ही है। ठीक है, जल्दी इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसी में कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दिए। अब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दिए तो उससे तो सर मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, वो एक न्यू टाइप प्रोडक्ट हुआ, जिसमें पुराने वाले प्रोडक्ट का सबकॉन्स्टिट्यूएंट का कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए आप बोलोगे तो लिखिएगा द सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ, द सब्सटेंसेस which is made up of two or more than two type of particles in a fixed composition, and formed a new product, which is completely different to its constituent particles, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं H2O, है ना, CaCO3, NaCl, ये सारे के सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड है। अब देखो वाटर की हम जैसे बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन अगर फ्री स्टेट की बात करेंगे तो वो गैस है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट की बात करेंगे तो वो भी गैस है, लेकिन जब वो कंबाइंड होता है तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन जो है वो अभी कंबशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं H2O की, तो कहीं अगर आग लगी हुई होती है तो पानी डालते हैं तो वो पानी जो है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलके बना हुआ है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पर जब कंपाउंड बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो उसमें उसका ना कैल्शियम का कोई आइडेंटिकल
प्रॉपर्टी होता है, ना कार्बन का ना ऑक्सीजन का। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो होता है वो मेटल होता है और क्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन वो पाया जाता है किसमें? सी वाटर में इजीली पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर कि यह जो कंपाउंड है ये सारे कंपाउंड हैं और ये सारे एलिमेंट। अब एलिमेंट को भी क्लासिफाइड किया गया, इसको किया गया मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड्स। मेटल कौन होंगे, नॉन मेटल कौन होंगे और मेटलॉइड कौन होंगे? तो आई होप हमको नहीं लगता कि इसके बारे में विशेष आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि सर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। तो अगर आपको कोई कहेगा तो कैसे कहोगे मेटल डिफरेंट, किसको कहोगे, है ना? तो सर कहेंगे सर इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी है ना? मेटल जो होता है वो जनरली हार्ड होगा, मेटल जो होता है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, एक्सेप्ट किसको, ये मरकरी को। ठीक है, इसी तरह से मेटल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेटल्स जो होता है वो मेलिएबल होगा, मेटल में सोनरिटी होती है, मेटल में हार्डनेस होता है। ठीक है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। ये होमवर्क भी रहेगा, मेटल्स के आप 5 कैरेक्टर को लिख के लाओगे। मेटल जो होते हैं वो जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। रही बात नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स को अगर कहेगा आपको डिफाइन करने के लिए तो कहोगे कि वैसे सब्सटेंस जो नॉन लस्टरस होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, इसके पास जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में लाई करते हैं। अब मेटेलॉइड क्या होता है? मेटेलॉइड इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो आप लोग उसको मेटेलॉइड में, जैसे आपका क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, है ना, एंटीमनी हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या है, क्या, मेटेलॉइड्स। ठीक है, इसमें आप दे दो ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इसमें दे दो Fe, Cu, Zn, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसका 5 कैरेक्टर जो है आप इसका लिखोगे, किसका, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में। कॉपी करिए जल्दी से। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की। तो कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सर यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन होगी? एक आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं आप लोग जानते ही हो कि सर कहेंगे सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो जैसे यहाँ पर H2O हो गया, NaCl हो गया, है ना, इस CaO हो गया, ये सारे के सारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन और इट्स डेरिवेटिव, कार्बन और उसके डेरिवेटिव की तरह जो कोई कंपाउंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो जल्दी करिएगा। अगर आपको कोई कहेगा एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस लिखने के लिए तो आप इजीली लिख दोगे, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस लिख दीजिएगा। चलो ठीक है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, वो क्या होगा, है ना। तो आप पहले इधर ही रखते हैं आज भर के लिए एलिमेंट और कंपाउंड में। तो आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। फर्स्ट होमवर्क में लिखिएगा राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
5 characteristics of metal, non-metal, metal and non-metal. Next question, what is metalloid? What is metalloid? वो आप कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, आप इसके एग्जांपल्स अपने मन से लिखोगे, ऐसे हम बता दिए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक हैं, तो इसके बारे में भी जानिए, ठीक है ना। अब हम मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और नए स्टूडेंट्स को चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मैसेज वगैरह करिए, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, है ना। आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज का हम वहाँ पे जवाब भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।